नमस्कार सभी को दोस्तों, सभी को प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार। दर्पण क्लासेस बाय विपिन चौधरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत अच्छी कुछ और धाराएं लेकर आए हैं। माता पिता, वृद्धा आश्रम एंड वरिष्ठ नागरिकों के लिए हमने कुछ खास चीज और इसमें से निकाली है, जो खास खास आर्टिकल्स हैं जो हम कल नहीं करा पाए थे। आज इस शॉर्ट वीडियो में हम उस आर्टिकल्स को डालेंगे और आर्टिकल में वो सभी आर्टिकल हैं जो आने के लिए संभावित हैं या आने की पूरी पूरी संभावना है। ये सारी संभावनाएं पेपर से जुड़ी हुई हैं और आपके लिए बहुत हितकारी हैं। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो को देखें जरूर, सब्सक्राइब करें या ना करें, या लाइक करें या ना करें, परंतु एक बार आपको सारी चीजों को याद करने का तरीका, दूसरी बात अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए। जितने भी सारे टॉपिक्स मैंने कराए हैं उस टॉपिक्स में आपको कुछ ना कुछ पेपर से संबंधित मामला बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण दृष्टि से जरूर नजर आएगा। अब यदि हम बात करते हैं आगे की, तो देखो जैसे आज हम लेके आए हैं माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम 2007। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी मैं आपसे एक विशेष बात बताना चाहूंगा। फादर पेरेंट्स मेंटेनेंस एंड सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस के लिए जो भी है, उसमें वृद्धाश्रम वगैरह का भी इसमें टोटल जान रखा है। जो धाराएं हैं उन धाराओं को इसमें ऐड किया गया है। सेक्शन और धारा पे ही सारे फैक्ट चलते हैं। प्री एग्जामिनेशन प्रीलिम्स में तो आप जितना भी देखेंगे सारे सेक्शन और धारा पे ही डिपेंड करता है। बाकी सेक्शन धारा से संबंधित यदि विस्तारपूर्ण यदि आपसे पूछेगा तो आपको मुख्य परीक्षा में पूछेगा। तो पहले आप प्री एग्जामिनेशन निकालें, और प्री एग्जामिनेशन निकालने के लिए आपको महत्वपूर्ण धारा को, फैक्टों को याद करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह आती है कि पीसीएसजी में फैक्ट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इट मींस आप एक एक सेक्शन को अच्छी तरह से पढ़ोगे, अच्छी तरह से उस पर काम करोगे और एक्शन सेक्शन को अपने दिमाग में बैठाओगे। उसी का कॉम्पिटिशन आपको आगे जाके लिखित रूप में अपने रिटर्न में मेंस में जाके लिखना है। किसका क्या तात्पर्य है, कहां से किन चीजों को जोड़ा गया है, इसमें क्या जजमेंट किस में आया, किस वाद में कौन सी कहां से चीज आई। ये लॉ के पेपर में बड़ी खास और विशेष बात है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, किसी भी परीक्षा को देने के लिए परीक्षा की दृष्टि से सबसे पहले उसके सिलेबस को समझना, दूसरी बात जो सिलेबस में आ रहा है उन शब्दों को समझना, उन टॉपिकों को समझना और उन टॉपिक पे लगातार काम करना, यही हमारी पेपर की सफलता का सबसे बड़ा प्रयत्न और राज होता है। आपको मैं बताना चाहूंगा वीडियो के माध्यम से, मैंने पहले भी आपको ये शेयर किया था कि जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पढ़कर और ध्यान से ध्यान देगा उसी का सिलेक्शन होगा। अन्यथा बहुत कम पढ़ने वाले, चाहे वो काफी समय से पढ़ रहे हैं और अब पेपर के एक महीने यदि वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो पीसीएसजे कभी भी क्वालिफाइड नहीं कर सकते। कारण है, पीसीएसजे का पेपर है चाहे किसी का भी पेपर है, पीसीएसजे का पेपर फैक्ट संबंधित होता है और फैक्टों को हमेशा पढ़ा जाता है। पढ़ने के लिए थोड़ा समय की आवश्यकता होती है। पीसीएसजे बहुत आसान परीक्षा है यदि उसका सिलेबस हम समझ जाएं। उसका सबसे बड़ा मेन कारण ये है, पीसीएसजे में हर चीज निर्धारित होती है। जैसे 9 माइनर एक्ट है तो 9 फिक्स हो गए, जो बाकी माइनर एक्ट है 7-8 वो फिक्स हैं तो फिक्स हैं, उन्हीं पर काम करना। उनसे बाहर आपसे कहीं भी कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रहे आईएएस की, कि आईएएस की परीक्षा में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत वाइड है। परंतु लेकिन अब पीसीएसजे भी कम वाइड नहीं रहा, क्योंकि 9 माइनर एक्ट इसमें जोड़ दिए गए हैं। इन 9 माइनर एक्टों में विशेष बात यह है कि इन सब चीजों की जानकारी एक मजिस्ट्रेट को होनी चाहिए। इनका अलग अलग कोर्ट होगा, स्पेशल कोर्ट होगा। जब आप लोग जज या मजिस्ट्रेट बनकर जाएंगे तब आपको इन सब चीजों के लिए सुनना पड़ेगा, मुकदमा सुनना पड़ेगा, उसमें जजमेंट लिखना पड़ेगा। इसलिए राज्य सरकार ने बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कैबिनेट सचिव कमेटी ने इस चीज को एकत्रित करके आपके सिलेबस में रखा है। तो सरकार पागल नहीं है कि यदि कोई अधिकारी नियुक्त करके भेज रही है तो उसे ऐसे ही नहीं कि जो पहला चला रहा है, कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य किया गया है इसमें। दूसरा बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो मैं माइनर एक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, माइनर एक्ट में मोस्ट ऑफ मैंने काफी पढ़ा है, आधा लगभग मैंने कवर कर दिया, आधा और बचा है। तो इस माइनर एक्ट के सारे उसको याद करने का तरीका और पढ़ने का ये है कि अपने नोटबुक अपने पास लेकर बैठिएगा और जो मैं टॉपिक और धारा लेता हूँ, टॉपिक धारा को आप आराम से अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। तो देखिए आज हम लेकर आए हैं जैसे माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007। तो बार बार बताने की बात नहीं है, 31 दिसंबर 2007 को ये प्रगत हुआ था, मतलब कि लागू हुआ था। दूसरा, आज से जो बात आती है धारा 19 कहती है वृद्धाश्रम की स्थापना करना। बुजुर्गों के लिए अब बहुत कड़क ठंड पड़ रही है, तो इनके लिए कहीं ना कहीं ये रुकने का वृद्धाश्रम की स्थापना की जाती है। ठीक है।
और राज्य सरकार प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम की स्थापना के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करती है। लोग रजाई गद्दे, आज जैसे मकर संक्रांति है तो मैं बताना भूल गया, मकर संक्रांति की आप सब लोगों को, आप सभी प्यारे स्टूडेंट्सों को, विद्यार्थियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लोग आज के दिन भी, और सर्दियों में भी मोस्ट ऑफ हर दिन मकर संक्रांति होती है सर्दियों में, और लोग गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए गर्म कपड़े दान करते हैं। तो राज्य सरकार ने सोचा कि जो वृद्ध लोग हैं जिनके घर वाले उन्हें नहीं लगा पाते तो उनके लिए वृद्धाश्रम की स्थापना की जाए। तो धारा 19 में वृद्धाश्रम की स्थापना की गई और धारा 20 में वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सक सुविधा की गई। धारा 20 कहती है जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए मेडिकल की फैसिलिटीज है। धारा 21 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रचार एवं उपाय, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके कल्याण के लिए प्रचार करना और उनके उपाय ढूंढना। धारा 22 है प्राधिकारी अधिनियम के उपबंधों को विनिर्दिष्ट करना, जो कि इनके प्राधिकारी होते हैं वो अपने जो प्रिज्यूम्स, जो अपने नए उपबंध बनाते हैं उन्हें विनिर्दिष्ट किया जाता है, लागू किया जाता है। धारा 23 है कतिपय परिस्थिति में संपत्ति अंतरण शून्य है, मतलब ऐसी परिस्थिति में अपनी भी ट्रांसपर्टी, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका अंतरण नहीं किया जा सकता, मतलब एक दूसरे के नाम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं की जा सकता, वो शून्य मानी जाएगी। अगला है धारा 24 वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षित छोड़ना एवं परित्याग करना। वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षित छोड़ना एवं परित्याग करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षण और उनका परित्याग करना। वरिष्ठ नागरिकों की सीट आपने बस में, ट्रेन में या देखा होगा, उनकी आरक्षित सीट होती है। ठीक है, आगे है धारा 25 अपराधों का संज्ञान। अपराध यदि कोई होता है अपराधों का कॉग्निजेंस लेना, संज्ञान लेना। धारा 26 अधिकारियों को लोक सेवक होना, जितने भी अधिकारी होते हैं वो सारे अधिकारी लोग लोक सेवक होते हैं, पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों धारा 27 सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन। इसमें ज्यादातर सिविल कोर्ट इनकी अधिकारिता का वर्जन करता है। ये तो फिर एक बार रिपीट करेंगे, धारा 19 जो कहती है वो वृद्धाश्रम की स्थापना है। धारा 20 वरिष्ठ नागरिकों के चिकित्सक सुविधा। धारा 21 विकलांग के उपचार एवं उपाय। धारा 22 प्राधिकारी अधिनियम के उपबंध। धारा 23 कतिपय परिस्थितियों में संपत्ति ट्रांसफर। धारा 24 वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षित छोड़ना एवं परित्याग। ठीक है, धारा 25 अपराधों का संज्ञान लेना, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। धारा 26 अधिकारियों को लोक सेवक होना। धारा 27 सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठंड से थोड़ा बच के रहें, बहुत जबरदस्त शीतलहर है, और मकर संक्रांति का आनंद लेते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आज मैंने ये कुछ बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको सेक्शंस बनाए हैं, इन सेक्शंस को ध्यान करते, नोट डाउन करते रहें। और जो ऑनलाइन क्लासेस मैं लेता हूँ, किसी लोगों को कहीं ना कहीं एक दो मुझे कमेंट्स आए कि सर आप बहुत सीरियस लगते हो, बहुत सीरियस होकर पढ़ाते हो, तो मेरा स्वभाव ही ऐसा है। बाकी मैं बहुत सॉफ्ट हूँ स्टूडेंट्स के लिए, बाकी सभी के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं पढ़ाता, बहुत सादगी के साथ पढ़ाता हूँ, आपको लगता है, बट मैं बहुत सीरियस होकर पढ़ाता हूँ, ये बात अलग है। ठीक है, तो उनका जवाब यही है, सभी लोग लगातार जुड़े रहें। और ऑनलाइन क्लासेस में भी जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरी सबसे खास बात यह है कि कंटिन्यूस अपने टाइम टू टाइम क्लास को अटेंड करते रहें, बाकी मेरे वीडियो का आनंद लेते रहें। मेरा आपको चैनल पसंद आए, मेरा वीडियो आपको पसंद आए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।